क्यों ऐसा हुआ जब हमारा देश एक लैंडमार्क डिसीजन के मोड़ पे खड़ा था तो पॉलिटिक्स बीच में आ गई। 2026 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो अभी 16 अप्रैल को टेबल हुआ वो पास नहीं हो पाया। उस बिल को एक विमेन रिजर्वेशन बिल की तरह देखा जा रहा है जो पास नहीं हुआ। क्या सरकार ये बात जानती थी कि वो जिस सिचुएशन में बिल को टेबल कर रही है उस सिचुएशन में अपोजिशन उस बिल को सपोर्ट नहीं करेगा और सरकार को मौका मिलेगा अपोजिशन को डिफेम करने का? या फिर सच में अपोजिशन पॉलिटिक्स की दलदल में इतना गिर गया है कि देश के हितों के बीच में खड़ा हुआ है? इंडिया में मेन एंड वुमेन की पॉपुलेशन लगभग 50% है। उसके बाद भी लोकसभा में वुमेन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% है। और आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि वर्ल्ड रैंकिंग में पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन में इंडिया 140वें नंबर से भी नीचे आता है। और ये तो सिर्फ लोकसभा की बात है। अगर हम स्टेट लेवल और ग्राम पंचायत पे चले जाएं तो ये परसेंटेज गिर के कहीं 5% से भी नीचे चला जाता है। अभी तक लगभग सबको ये बात पता चल गई होगी, खासकर मोदी जी की स्पीच के बाद, कि 16 अप्रैल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया और उस बिल को विमेन रिजर्वेशन से जोड़ा गया। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, उसे पास करने के लिए प्रेजेंट लोकसभा मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी और टोटल लोकसभा मेंबर्स की एटलीस्ट 50% मेजॉरिटी चाहिए होती है पास होने के लिए, जो उसे नहीं मिली और वो पास नहीं हुआ। और मेजरली जो इस बिल के अगेंस्ट थे वो थे अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स। और इसीलिए हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने खासकर खूब इसे न्यूज़ में चलाया और ये नैरेटिव बनाया गया कि अपोजिशन एंटी वुमेन रिजर्वेशन माइंडसेट का है और वो हमारे देश के अगेंस्ट काम कर रहा है, जैसे कि हमेशा बताया जाता है। Bill, they tried to explain, but you see, Rahul Gandhi said there's no need and there's no urgency. पर क्या सच में अपोजिशन ने विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट वोट किया या फिर सच कुछ और है? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपके पास ये नैरेटिव अभी तक आ गया है तो दूसरी तरफ से आपको एक और वर्ड सुनाई दे रहा होगा, डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन का क्या मतलब है? सादा मतलब ये है कि लोकसभा में एक सीट कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, इस नंबर को बढ़ती पॉपुलेशन के साथ एडजस्ट करना, इसी को डीलिमिटेशन कहते हैं। तो अब बस 1 मिनट अपने टॉपिक से हटकर कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं इस डीलिमिटेशन की। मान लेते हैं 2020 में 2 स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग 500 लोगों की है और उन दोनों को ही लोकसभा की 2-2 सीट मिली हुई हैं। मतलब एवरेज में एक सीट पे 250 लोग वोट करते हैं। अब 5 साल बाद मान लें 2025 में जो पहली स्टेट थी उसकी पॉपुलेशन बढ़ के 1000 हो जाती है और दूसरी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ के 1500 हो जाती है। तो अब अगर लोकसभा की सीट चेंज नहीं की जाती हैं तो एक तो क्या होगा कि पर सीट वर्कलोड बढ़ जाएगा और एक दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि जो दूसरी स्टेट के लोग हैं उनके वोट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली स्टेट में तो 1000 लोग हैं और 2 सीट हैं, मतलब 500 लोग मिलके एक सीट चुन रहे हैं, लेकिन दूसरी स्टेट में 750 लोग एक सीट चुन रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वोट की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए डीलिमिटेशन पिक्चर में आता है, जहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बढ़ा दी जाती हैं। तो मान लो डीलिमिटेशन कर दिया जाए और डीलिमिटेशन के बाद ये डिसाइड हो कि वापस से 250 लोग मिलके एक सीट पर वोट करेंगे। तो अब जो पहली स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 1000 है उसको 4 सीटें मिलेंगी और जो दूसरी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 1500 है उसको 6 सीटें मिलेंगी। तो अब वापस से दोनों स्टेट के इंडिविजुअल के वोट की वैल्यू बराबर हो गई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि 2020 में जो पहली स्टेट थी उसका सेंटर के इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन 50% था, जब दोनों के पास 2-2 सीटें थी। लेकिन अब जब 2025 में उसके पास 4 सीट्स हैं लेकिन स्टेट 2 के पास 6 सीट्स हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन घट के 40% हो गया है। इसलिए डीलिमिटेशन से पहली स्टेट को नुकसान हो गया। तो इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी समझिए कि अगर डीलिमिटेशन करेंगे तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है उसको नुकसान है और अगर डीलिमिटेशन नहीं करेंगे तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको नुकसान है। अब जो पूरी बहस हुई वो डीलिमिटेशन के ऊपर ही हुई। Is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. This is an attempt to change the electoral map of India.
कि नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा डिलिमिटेशन के बाद, उनके रिप्रेजेंटेशन को कैसे सेफ रखा जाएगा। लेकिन इस सब में विमेन रिजर्वेशन बिल आके कैसे फंस गया, ये अगर आपको बात समझ आ जाती है तो आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। इस बिल को समझने के लिए हमें 2026 से 3 साल पहले जाना पड़ेगा, 2023 में, जहां पे एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. 2023 का बिल ये कहता था कि 2023 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके बाद डीलिमिटेशन किया जाएगा, जिसमें सीट्स बढ़ जाएंगी, और उस सीट्स बढ़ने के बाद जो भी इलेक्शन होंगे उन इलेक्शंस में विमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस बिल को पास करने के लिए 454 प्रेजेंट एमपीज ने पॉजिटिव में वोट किया था और सिर्फ 2 एमपीज ने अगेंस्ट में वोट किया था। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, कोई भी पार्टी एंटी विमेन रिजर्वेशन पार्टी नहीं थी, और अगर सब कुछ सही चलता रहता तो अंदाजे के हिसाब से 2029 तक सेंसस भी हो जाते, डीलिमिटेशन भी हो जाता, और सीट्स बढ़ के 2029 के इलेक्शंस में हमको विमेन रिजर्वेशन शायद देखने को भी मिल जाता। मोदी जी के रहते मुमकिन हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 2024 के अराउंड अपोजिशन ने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया। क्यों उठाया कास्ट सेंसस का मुद्दा? क्योंकि उनका कहना था कि हमारे देश में ओबीसी की पॉपुलेशन लगभग 50% तक पहुंच गई है, लेकिन पार्लियामेंट में उनको कहीं भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। और रिजर्वेशन ना मिलने की वजह यह है कि 1931 में हमारे देश में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, जो डेटा काफ़ी पुराना है, तो प्रेजेंट डेटा हमारे पास है नहीं। तो जब डेटा नहीं है तो किस बेसिस पे हम उनको रिजर्वेशन देंगे? इस मुद्दे ने पॉलिटिक्स में ठीक ठाक जगह बना ली। ओबीसी कम्युनिटीज़ तक ये बात पहुंचने लगी कि अगर अगला सेंसस कास्ट सेंसस होगा तो उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसमें ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलने के चांसेस हैं। और ओबीसी इतना बड़ा वोट बैंक है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी भी उसको अपसेट नहीं कर सकती। इसलिए इस प्रेशर में सरकार को अगले सेंसस को कास्ट सेंसस अनाउंस करना पड़ा। इंडिया में कास्ट सेंसस कराना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 3000 से ज्यादा कास्ट हैं। तो एक बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके बाद कास्ट सेंसस होगा। तो अब जब सेंसस की जगह कास्ट सेंसस होगा तो सेंसस में टाइम ज़्यादा लगेगा तो डीलिमिटेशन होने में टाइम लगेगा, और जिसके बाद विमेन रिजर्वेशन मिलेगा, जो 2029 तक होना मुश्किल हो गया था। और ये हमारे देश की सबसे खास बात है कि 2023 के बिल ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि अगले सेंसस के बाद, डीलिमिटेशन के बाद जो इलेक्शन होगा उसी में विमेन रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसलिए 2026 वाला बिल पिक्चर में आता है। इसलिए 2026 का जो बिल है वो ये सजेस्ट करता है कि अगले सेंसस का वेट ना करते हुए हम डीलिमिटेशन 2011 के सेंसस पे ही कर लें। 2011 का सेंसस मतलब जो अभी से पिछला सेंसस है उसके बेसिस पे कर लें, और जब एक बार डीलिमिटेशन हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसी पे हम विमेन रिजर्वेशन लागू कर देंगे, और शायद 2029 में हम विमेन रिजर्वेशन देख पाएंगे। अगर सिर्फ विमेन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आइडिया सुनने में बढ़िया ही लगता है कि जो चीज़ लेट हो रही है हम उसको जल्दी कर लें पिछले डेटा के बेसिस पे, और हम विमेन रिजर्वेशन लागू कर पाएं। लेकिन जब आप इस बात को गहराई से देखोगे तो आप समझोगे कि जो हमने पहले प्रॉब्लम डिस्कस करी थी 2 स्टेट्स वाली कि एक की पॉपुलेशन ज़्यादा है एक की कम है, वो सेम प्रॉब्लम यहाँ आके अटक जाती है, क्योंकि नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और साउथ की पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है। तो अगर 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन कर दिया जाता है बिना कुछ इस पे बहस करे या बिना सारी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखते हुए, तो वो सदर्न स्टेट्स के लिए अनफेयर होगा। You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India, in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. और अगर डीलिमिटेशन ना करें तो नॉर्थ की स्टेट्स के लिए नुकसान होगा, जो कि अभी हो भी रहा है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ही लगभग सीट्स को वोट कर रहे हैं जितना वो पहले करते थे, राइट। लेकिन सबसे कमाल की बात कि अमित शाह ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। अमित शाह ने बोला कि 2011 के सेंसस को हम बेस तो मानेंगे, लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पे डीलिमिटेशन नहीं करेंगे। हम सारी स्टेट्स की जो सीट्स हैं उनको सीधे डबल कर देंगे। जहाँ पे 20 सीट्स हैं वहाँ पे 40 कर देंगे, जहाँ पे 50 सीट्स हैं वहाँ पे 100 कर देंगे। तो उससे जो करंट रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का सेंटर में वो चेंज नहीं होगा और सीट्स बढ़ जाएंगी, और सीट्स बढ़ जाएंगी, डीलिमिटेशन हो जाएगा,
तो हम इंस्टेंटली विमेन रिजर्वेशन भी लागू कर पाएंगे, तो हमें 2029 के इलेक्शन में ही रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। हम 50% वृद्धि हर राज्य की कर रहे हैं, जिससे किसी का प्रोरेटा नहीं। तो ऑनेस्टली मुझे ये सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ वाली प्रॉब्लम को बिना टच करे विमेन रिजर्वेशन को फास्ट ट्रैक कर देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जो ट्विस्ट था, जो प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि हर स्टेट में 50% सीट्स बढ़ा दी जाएंगी, ये बिल में कहीं भी नहीं लिखा था। तो सरकार एक तरीके से चाहती थी कि अपोजिशन वर्बली ये बात मान ले, और आज हमारे देश में जो पॉलिटिक्स की सिचुएशन है, अपोजिशन सरकार की लिखी हुई बात को नहीं मानती है ठीक से, तो उसकी वर्बल बात को कैसे मानेगी? और मेरे हिसाब से नहीं भी मानना चाहिए, क्योंकि इंडिया जितना बड़ा नेशन है, वहां पर आप वर्बली कुछ कमिट कर दो, और वो भी लोकसभा जैसे हाउस में, तो थोड़ा अनप्रोफेशनल है। और दूसरी बात, कल को अगर अमित शाह अपनी बात से पलट जाते हैं, तो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी स्टेट में जाके जवाब भी देना पड़ेगा कि उन्होंने वर्बली एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो चीज़ वैसी हो नहीं रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया, जो कि मुझे लगता है अपोजिशन का एक जेन्युइन रीज़न ही है। वर्बली मान के पास कर देना मुझे नहीं लगता ये ठीक होता। इसमें एक और सवाल है जो मैंने आता हुआ सुना बहुत जगह से, कि अगर सरकार इतनी ही उत्सुक थी विमेन रिजर्वेशन लाने के लिए, तो करंट जो सीट एलोकेशन है उसी पे रिजर्वेशन क्यों नहीं दे दिया? Bring that old bill back right now and we will help you pass it for implementation from this second. तो इसका आंसर हमारी हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स दर्ज है। 2023 से पहले इंडियन पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल 4 बार टेबल हुआ है और चारों बार रिजेक्ट हो गया है। इनफैक्ट 2001 में राज्यसभा में पास होने के बाद भी लोकसभा में पास नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि 2001 तक भी जो विमेन पॉपुलेशन थी वो हार्डली 8-9% थी, और अगर 33% रिजर्वेशन लागू हो जाता है तो लगभग 24% मेल्स को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, और उसमें भी रोटेशन लगता है रिजर्वेशन का। मतलब आज सीट नंबर 1, 2, 3 पर अगर रिजर्वेशन है तो कल 4, 5, 6 पर होगा, तो सारे नेताओं को अपनी अपनी सीट एक बार छोड़नी पड़ेगी। तो इस बात पे तो कोई राजी नहीं हो, प्राण जाए पर सीट ना जाए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर इस लेंस से देखा जाए तो 2023 का बिल बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट मूव था। ये बात जानती थी सरकार कि करंट एलोकेशन पे अगर रिजर्वेशन लेके आया जाएगा तो लोकसभा में कोई भी उसे पास नहीं होने देगा। इनफैक्ट बीजेपी वाले भी शायद पास नहीं होने देंगे। तो विमेन रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन से जोड़ना, जिससे जब सीट बढ़ जाएंगी तो कोई नहीं रोकेगा रिजर्वेशन को, ये काफ़ी अप्रिशिएबल और लैंडमार्क डिसीजन था हमारे लोकसभा में, और ये पास भी हुआ 99.5% पॉजिटिव वोट्स के साथ। इनफैक्ट अगर 2026 का बिल नहीं पास हुआ या आगे भी नहीं हो पाता है और 2029 तक विमेन रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तब भी 2034 तक हमें विमेन रिजर्वेशन मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी सेंसस होंगे, फिर डीलिमिटेशन होगा, तो 2034 तक इंडिया रेडी होगा नए डीलिमिटेशन सीट्स के साथ, और विमेन रिजर्वेशन आराम से मिल जाएगा। 2026 का जो बिल है वो एक बहुत अच्छी अप्रोच था इस डिरेल्ड पाथ को वापस ट्रैक पे लाने का, इसे फास्ट ट्रैक करने का, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हुई। जैसे कि एक तो बहुत जल्दीबाजी में ये बिल लाया गया, उसमें भी अपोजिशन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट में नहीं लिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज बिल में मिसिंग थे जो एक जेन्युइन रीज़न बने अपोजिशन का उसे अपोज करने के लिए। तो इस बात पे डाउट किया जा सकता है डेफिनेटली कि ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल मूव था, लेकिन अगर आज की डेट में भी एक स्पेशल सेशन बुलाकर वो क्लॉज इंक्लूड करके अच्छे से समझाया जाए अपोजिशन को और ट्रस्ट में लिया जाए, तो मुझे लगता है ये बिल पास फिर से हो सकता है और 2029 तक ही हमें रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो की डिटेलिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मैंने अगर कोई पॉइंट मिस किया तो, या अगर आप कोई दूसरी राय रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।